वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार नए यूजर्स के लिए जल्दी से देख लेते हैं कि आप सारी की सारी क्लासेस जो भी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे कंडक्ट करवाई जा रही हैं डेली बेसिस पे, उनको कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है उसको देख लेते हैं। आपके पास जो भी डिवाइस है, चाहे iOS डिवाइस हो चाहे एंड्रॉयड डिवाइस हो, हमारी ऐप दोनों ही डिवाइसेस पे अवेलेबल है। आप उनके प्ले स्टोर को खोलिए और प्ले स्टोर को खोल के सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वो सर्च करने के बाद लोगो कुछ आपको ऐसा सा दिख जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा इंस्टॉल करने के लिए ऐप को। उसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही इंस्टॉल कर लेते हैं ऐप को और उसको खोलते हैं, खोलने के बाद साइड में आपको एक छोटा सा डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। आपको सब्जेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, सीए फाइनल। और सीए फाइनल जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मल्टीपल क्लासेस दिखाई जाएंगी। फ्री कोर्सेज भी होंगे, स्पेशल क्लासेस भी होंगी, प्लस क्लासेस भी होंगी। ये दोनों की दोनों क्लासेस फ्री हैं। आपको काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको स्क्रैच से एंड तक किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसके सारे के सारे नोट्स डाउनलोड करने हैं, टीचर्स से लाइव इंटरैक्ट करना है डाउट्स पूछने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको प्लस में मिल जाएंगी एडिशनल फीचर की तरह। आप एक बार प्लस कैटेगरी को क्लिक करते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी के लिए सब्सक्राइब करना है। तो सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, जिसके लिए भी आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। द मोमेंट यू क्लिक ऑन सीए फाइनल्स, उसके बाद क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा इस कैटेगरी के रिस्पेक्ट में आपको करना क्या है। तो आपको क्लिक क्या करना है, आपको सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यानी कि द नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 5 इज गोइंग टू बी टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। एक बार आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास प्राइसिंग की डिटेल्स आएंगी इन स्टेप नंबर 6। प्राइसिंग कुछ इस प्रकार से रखी गई है करंटली 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। इनके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको एक बार में इतना अमाउंट पे करना होगा। तो ये जो अमाउंट्स हैं पर मंथ अमाउंट हैं, जो कि आपको क्या दिख रहे हैं, जितनी आप ज़्यादा एक बार में सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपका पर मंथ अमाउंट डायरेक्टली गिरता रहेगा धीरे धीरे। और मज़े की बात यहाँ पे क्या है, ये जितनी भी सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है ये एक सब्जेक्ट की नहीं है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स की है, सारे के सारे टीचर्स के लिए जो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। अभी आप करंटली जब देख रहे होगे तो अनअकैडमी सीए फाइनल कैटेगरी में मैं या फिर जितने भी टीचर्स इस पर्टिकुलर चैनल पे अनअकैडमी सीए फाइनल चैनल पे पढ़ा रहे हैं, हम आपको नहीं देखेंगे वहाँ पे। क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि विद इन अ मंथ हमारे कोर्सेज वहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं और जो भी हमारे प्लस कोर्सेज वहाँ पे लॉन्च होंगे वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे फ्लैश होते दिख जाएंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी आपको बस तरीका बताया जा रहा है। तो ये जितनी भी फीस आपको देनी होगी, ये सारी की सारी क्या होगी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए मिला के फीस होगी। आप सारे टीचर्स से लाइव इंटरैक्ट कर पाएंगे, डाउट सॉल्व करवा पाएंगे, उनकी पीडीएफ जिससे भी पढ़ाया गया है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। एंड इस प्राइस में भी अगर आप 10% फर्दर रिडक्शन लेना चाहते हैं, फर्दर डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो आप ये पर्टिकुलर कोड अप्लाई कर सकते हैं विच इज़ साहिल सी। तो इस कोड को अप्लाई करके आपको 10% फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज इट। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हल्की सी बात करते हैं अबाउट द टाइमिंग ऑफ टैक्सेशन। जनरली आपने शायद सुना होगा कि एक साल में आप इनकम कमाते हैं, जिसको प्रीवियस ईयर बोला जाता है, और उसका जो इमीडिएटली नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर होता है, जिसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है, उसमें असेसमेंट होती है और उसी साल में आपको टैक्सेस देने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनकम्स जो भी आपने प्रीवियस ईयर में कमाई थी। अब ये तो हमारा जनरल रूल चलता ही है सारे के सारे केसेस में, लेकिन देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस पर्टिकुलर जनरल रूल। अब क्या एक्सेप्शंस हैं, कौन से केसेस में सरकार कहती है कि हम तो अगले साल की वेट नहीं करने वाले, तुम अभी की अभी हमें सारा का सारा टैक्स दे दो विद रिस्पेक्ट टू द इनकम्स जो तुमने इसी साल में कमाई है। कौन से केसेस में सरकार इतनी एक्साइटेड हो जाती है, इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है कि हम एक साल वेट नहीं कर सकते। मतलब जनरली सोच के देखिए, कोई भी इंसान अगर उसको आप बोलेंगे कि अभी की अभी पेमेंट दे दे, सबसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगले साल दे दियो, लेकिन तू मुझे अभी की अभी पेमेंट दे दे, तो सामने से जवाब क्या आएगा, वो कहेगा मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, जो तुम अभी के अभी पेमेंट लेने की बात कर रहे हो दे दूँ अगले साल में हर इंसान की तरह। तो सरकार क्या कह रही है, तुम भागे जा रहे हो, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, अगले साल की वेट नहीं करने वाले, इसी साल में हमें पेमेंट चाहिए। दीज आर दोज केसेज ओनली जहाँ पे सरकार को डर क्या लग रहा है, अभी के अभी इसी साल में, इस साल में कमाई गई इनकम्स पे इस इंसान से अगर मैंने टैक्स नहीं लिया तो ये सही में भाग जाएगा और टैक्स में कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो कौन से केसेस हैं, हर केस में क्या लॉजिक लगता है, क्या क्या लॉजिक लगा के किस तरीके से सरकार ने बोला कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स निकलवा लेंगे। सारे ही सेक्शंस पढ़ने वाले हैं यहाँ पे और पूरे लॉजिक के साथ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे कौन से केस में क्या चीज़ कैसे लगती है, और पेपर में आपको एग्जामिनर अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज ड्राफ्ट करके कैसे कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ें पढ़ेंगे। आज का हमारा एजेंडा यही होने वाला है। सो व्हाट वी गोना स्टडी इज द टाइमिंग ऑफ टैक्सेशन। क्वेश्चन क्या है, व्हेन डज द इनकम बिकम असेसिबल। ये भी आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन की तरह आ सकता है पेपर में, 4 से 5 मार्क का एक क्वेश्चन बन जाएगा, व्हेन डज द इनकम बिकम असेसिबल। सबसे पहले आपको जनरल रूल क्या बताना है। जनरली हर असेसी के केस में इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। और फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर कौन सा साल होता है, असेसमेंट ईयर होता है। यानी कि बना ही लेते हैं इस चीज़ को। ये अगर मैं टाइमलाइन बनाता हूँ तो ये एक साल हो गया और ये एक दूसरा साल हो गया।
तो ये जो साल है इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा प्रीवियस ईयर और इसको बोला जाएगा असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, ये वो साल होता है जिसमें आपने कोई भी इनकम्स कमाई, और इस साल में जितनी भी इनकम्स कमाई इससे जो एग्जैक्टली अगला साल होता है यानी कि असेसमेंट ईयर, उसमें क्या होता है, ये इनकम्स को असेस करा जाता है जो आपने पिछले साल में कमाई थी, और उसमें जितना भी टैक्स ड्यू होगा वो सारा का सारा आपको कब देना बनेगा, वो आपका देना बनता है इन द नेक्स्ट ईयर जो कि इमीडिएटली सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। सो दिस इज़ व्हाट द जनरल रूल इज़। हर इंसान क्या करेगा, इस साल में बिंदास इनकम्स कमाइए, कोई टैक्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, साल खत्म हो जाएगा उसके बाद देखना पिछले साल में कितनी आपने इनकम्स कमाई, और जितनी भी इनकम्स कमाई होगी उस पर जितना भी टैक्स निकल के आएगा वो सारा का सारा टैक्स पे कर देना कब, इन दी असेसमेंट ईयर इटसेल्फ। दिस इज़ व्हाट द जनरल रूल सेज। लेकिन मैंने आपको बताया क्या, कुछ एक्सेप्शन सरकार ने बना रखे हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस बना रखे हैं जिनमें सरकार क्या कह रही है, हर इंसान से हम इस साल में कमाई गई इनकम पे इस साल में टैक्स लेने को तैयार हैं, लेकिन तुम लोगों से, जिनको भी अलग अलग सेक्शंस में हमने कवर कर दिया, उन लोगों से अगले साल की हम वेट नहीं करने वाले कोई भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए। हम क्या कह रहे हैं, इस साल में इनकम कमाई है, इसी साल में टैक्स दे दो, सारी कंप्लाइंसेस जो भी करनी है इसी साल में कर दो। ऐसा क्यों करा जा रहा है, लॉजिक क्या है, कौन से सेक्शंस में ऐसा बोला गया, कौन सी एक्सेप्शंस हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे कहाँ पे, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर टोटली करवा दूंगा विद द लॉजिक्स एंड एवरीथिंग एल्स, एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। सो दीज आर द केसेस जिनको हम किस में डाल सकते हैं, एक्सेप्शंस में टू द जनरल रूल। जनरल रूल क्या था, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है, असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स देना होगा। नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शंस। पढ़ने में बहुत ज़्यादा बेसिक लगती हैं, लेकिन यहाँ से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैं आपको खुद प्रैक्टिकली बना के दिखा दूंगा, जहाँ पे इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दूंगा आपको, कहीं ना कहीं लगेगा कि अगर आपके लॉजिक्स अच्छे से बिल्टअप नहीं थे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मार्क्स लूज आउट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा कि बेसिक सा टॉपिक है ये तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा, लॉजिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस रट लेंगे किसी ना किसी तरीके से सारे प्रोफेशंस। रटिए मत, चीज़ों को समझिए, तभी जाके आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएगी और पेपर में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे इन एनी काइंड ऑफ एमसीक्यू जो भी वो बनाना चाहे। तो एक्सेप्शंस टू जनरल रूल, दैट इज़ व्हाट द मेन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज गोइंग टू बी। हम देखेंगे कौन से केसेस में प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम प्रीवियस ईयर में ही सरकार बोलती है अभी की अभी टैक्स दे दो। तो पहला कौन सा सेक्शन आ जाता है इन द लाइन ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्सेप्शंस, सेक्शन 172। ये चार्ट किसके बारे में है, एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। सबसे पहला सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 172। मेजरली किस चीज़ के बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट द शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, यानी कि कोई नॉन रेजिडेंट इंसान अगर शिपिंग बिजनेस में इंगेज्ड है तो इन सर्टन केसेस इस इंसान को क्या बोला जाएगा, आपकी जितनी भी इनकम निकल के आएगी उस पर आपको जो टैक्स देना होता है विद इन द प्रीवियस ईयर ही देना पड़ेगा। हम अगले साल की वेट नहीं करेंगे, क्यों, हमें डर लग रहा है आप भाग जाओगे। तो कौन सा केस चल रहा है जहाँ पे सरकार को डर लग रहा है वो भाग जाएगा इंसान और टैक्स पे नहीं करेगा जितना भी उसको पे करना बनता है। देखिए, शिप which belongs to या फिर is chartered by a non-resident। belongs to a non-resident मतलब वो इंसान ओन करता है, या फिर chartered by a non-resident मतलब ओन नहीं करता वो शिप को, उसने लेटेस्ट से रेंट पे ले रखी है, चार्टर पे ले रखी है कि महीने के लिए, साल के लिए मैं इंसान को पेमेंट कर देता हूँ और उसकी शिप को यूज़ कर सकता हूँ लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो मेरा बिजनेस ये हो सकता है जिसमें मैंने शिप को ओन कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सेक्शन 172 दोनों ही केसेस में लग जाएगा। तो बोला क्या गया, एक शिप जो या तो बिलोंग करती है किसी नॉन रेजिडेंट को या फिर चार्टर्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट है, जिसमें कैरी करा जा रहा है किसको, पैसेंजर्स को, लाइव स्टॉक को, मेल को या फिर गुड्स को। इन चारों में से किसी को भी अगर कैरी करा जा रहा है किसी ऐसी शिप में जो कि नॉन रेजिडेंट ओन करता है या फिर उसने चार्टर कर रखी है, जहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, इनमें से किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है, वो कहाँ पे और कहाँ से ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है, इट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड एट अ पोर्ट इन इंडिया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द लैंग्वेज जो सेक्शन 172 यूज़ करता है, एंड दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। आप सिर्फ इन वर्ड्स को पढ़िए, ऊपर वाले ब्रैकेट वाले वर्ड्स को मत पढ़िएगा अभी के लिए, और मुझे ये बताइए एट अ पोर्ट इन इंडिया, इससे आपको क्या समझ आता है। शिप इंडिया से निकल के इंडिया के बाहर कहीं जा रही है या फिर इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई चीज़ इंपोर्ट करके ला रही है। ये एक्सपोर्ट वाला केस है, इंपोर्ट वाला केस है। सिर्फ इन वर्ड्स को पढ़ के क्या आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, मोस्ट लाइकली नहीं बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट प्रॉपर इंग्लिश। और इस चीज़ की वजह से दिक्कत क्या हो जाती है, सेक्शन 172 यही लैंग्वेज यूज़ करता है बेयर एक्ट में। पेपर में भी आपको एग्जामिनर यही चीज़ लिख के दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में आपके पिक्चर नहीं बन पाएगी कि इंपोर्ट की बात हो रही है, एक्सपोर्ट की बात हो रही है, एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दिस इज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आपका टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस सेक्शन में भी आपको बताऊंगा क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, आगे आने वाले सेक्शंस में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए व्हेन द गवर्नमेंट सेज इन द लेजिस्लेशन दैट ये जो चीज़ करी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन करी जा रही है, कैरेज करी जा रही है, इट इज़ डन एट अ पोर्ट इन इंडिया, तो उससे उनका मतलब क्या होता है,
आउट ऑफ इंडिया, यानी कि एक्सपोर्ट करा जा रहा है। एट अ पोर्ट इन इंडिया मतलब इंडिया से चीज़ निकल के कहीं ना कहीं बाहर जाने वाली है। तो शिप क्या कर रही है, इंडिया के पोर्ट पे खड़ी है, कोई ना कोई माल लोड होने वाला है, लेटेस्ट से कोई ना कोई पैसेंजर्स लोड होंगे, लाइव स्टॉक, मेल, गुड्स, कुछ भी लोड होगा। वो लोड होने के बाद ये सारे के सारे लोग कहाँ चले जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, इंडिया के बाहर चले जाएंगी। तो एक्सपोर्ट होने वाला है, और एक्सपोर्ट की सर्विस में कुछ ना कुछ फ्रेट चार्ज कर रहा होगा ये शिप का ओनर, या फिर शिप को जो भी इंसान चार्टर कर रहा है, ये नॉन रेजिडेंट, तो कुछ ना कुछ पैसे चार्ज कर रहा है इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के बाद चीज़ें या फिर लोग कहाँ पे चले जाएंगी, इंडिया के बाहर चले जाएंगी। अब सरकार को डर क्या लग रहा है, ये समझने की कोशिश करिए। जब आपको डर समझ आएगा तो आपको रेलेवेंस समझ आ जाएगी इस पर्टिकुलर सेक्शन की। तो सरकार को डर ये लग रहा है कि भाई साहब, आप शिप बाहर से, लेटेस्ट से जर्मनी से या फिर किसी भी कंट्री से, आप नॉन रेजिडेंट हैं, इंडिया के इंसान तो नहीं है। अगर इंडिया के इंसान होते, आप इंडिया से बाहर लेके चले भी जाइए लोगों को या फिर किसी भी गुड्स को, हमें दिक्कत नहीं है। आपने जो भी फ्रेट चार्ज करा होगा उस पर इनकम टैक्स हम निकलवा लेंगे। आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, इंडिया में ही रहते हैं मेजरली, तो आपसे टैक्स निकलवाना कंपैरेटिवली आसान होगा। लेकिन एक इंसान जो कि नॉन रेजिडेंट है, लेटेस्ट से जर्मनी का रेजिडेंट था, वो इंडिया में कोई ना कोई शिप लेके आ गया जो कि वो ओन करता था या फिर उसने चार्टर कर रखी थी। अब इंडिया में लेके आने के बाद वो क्या कर रहा है, इंडिया से बाहर ले जा रहा है लोगों को, गुड्स को, किसी भी चीज़ को, जिसके लिए कुछ ना कुछ पैसे चार्ज कर रहा है। अब इस इंसान ने इंडिया में कोई ना कोई इनकम कमा ली, पैसे चार्ज कर लिए, जिसपे इंडिया में इनकम टैक्स देना चाहिए था इसको, लेकिन ये अपनी शिप लेके इंडिया से बाहर चले जाएगा। जैसे ही इंडिया से बाहर चले गया, ये लेटेस्ट से शिप को यूएस ले गया, जर्मनी ले गया, कहीं भी ले गया, उसके बाद क्या इस नॉन रेजिडेंट से पैसा कलेक्ट करना आसान होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए सरकार क्या कह रही है, भाई साहब, आपकी शिप इंडिया में आई थी विद इन द प्रीवियस ईयर, लेटेस्ट से इस डेट को, आप वापस ले जाना चाह रहे थे इस डेट को, तो आप इस डेट को वापस ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई फ्रेट से, उस पर अगले साल में असेसमेंट ईयर में टैक्स दे दूंगा। तुम अभी क्यों मेरे सर पे खड़े हो रहे हो कि अभी के अभी टैक्स दो? अभी तुम्हारे सर पे इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि तुम भागे जा रहे हो, तुम शिप लेके जा रहे हो, और हमें नहीं पता, हमें इतना भरोसा तुम पे नहीं है कि अगले साल में तुम वापस आओगे किस चीज़ के लिए, टैक्स की पेमेंट के लिए, या फिर ऑनलाइन जर्मनी में बैठे बैठे इंडिया की अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दोगे। तो इतना भरोसा हमें तुम पे नहीं है, भरोसे का स्कोप छोड़ना भी नहीं चाहते, बिजनेस वाली डील हो रही है, तुम्हें शिप इंडिया से बाहर लेके जानी है, तो बाहर लेके जाने से पहले जितना भी इंडिया में इनकम टैक्स ड्यू बनता है विद इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ आपको देना पड़ेगा। इनकम भी इसी साल में कमाई, टैक्स भी इसी साल में देना पड़ेगा। दिस इज डिपार्चर फ्रॉम द जनरल रूल। जो जनरल रूल क्या कहता था, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ, असेसमेंट ईयर में दे दो। लेकिन इन लोगों के केस में, क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट है, शिप भी इंडिया से बाहर जाने वाली है, तो इस केस में माल भी बाहर चले जाएगा, लोग भी बाहर चले जाएंगे, फ्रेट भी आपने जो लिया था उसके रिस्पेक्ट में टैक्स भी नहीं दोगे, हमें लॉस ही लॉस हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप नॉन रेजिडेंट नहीं होते, आप रेजिडेंट होते, आपसे हम टैक्स इकट्ठा कर लेते, आपने एक्सपोर्ट नहीं करा होता, इंपोर्ट करा होता, तो भी आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेते। क्यों? माल, पैसेंजर्स, जो भी चीज़ें आप लेके आए थे वो इंडिया में लेके आए थे, वो चीज़ें तो इंडिया में होंगी ना, तो उनसे कहीं ना कहीं रिकवरी करवाने का कुछ ना कुछ मोड बन सकता है। हम किस चीज़ पर स्ट्रिक्ट हो रहे हैं? अगर आपने एक्सपोर्ट करा इनमें से किसी भी चीज़ों का, और एक नॉन रेजिडेंट ने करा है किसी शिप के थ्रू, अगर ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी सेटिस्फाई होती है, तीनों कंडीशंस, उस केस में सेक्शन 172 क्या प्रोवाइड करता है? 7.5% फिक्स्ड फ्लैट रेट बता रखा है। ऐसा नहीं है किसी केस में 2% होगा, किसी केस में 12% होगा, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, आपके नॉन रेजिडेंट होने के बाद आप कौन से नॉन रेजिडेंट है, इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, फर्म है, उस पर रेट डिपेंड करेगा। नहीं, 7.5% का फिक्स रेट है। 7.5% ऑफ द फ्रेट, यानी कि जितना पैसा आपने चार्ज करा इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑफ आइदर ऑफ दीज थिंग्स, 7.5% ऑफ द फ्रेट, चाहे वो पेबल हो इन इंडिया या फिर पेबल हो आउटसाइड इंडिया, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पेमेंट कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। आपको बाहर की बाहर मिल रही है, जर्मनी में किसी इंसान से मिल रही है, इंडिया में किसी इंसान से मिल रही है, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कुछ ना कुछ फ्रेट मिल रहा है ना इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो ट्रांसपोर्टेशन की जर्नी इंडिया से स्टार्ट होगी और इंडिया के बाहर किसी ना किसी कंट्री में ख़त्म होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है। तो फ्रेट जितना भी आपको मिला, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ द शिप फ्रॉम द पोर्ट, यानी कि जितना भी आपको फ्रेट मिल रहा है एट द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ द शिप फ्रॉम द पोर्ट। कौन सा पोर्ट? इंडियन पोर्ट, क्योंकि वहाँ से शिप निकलने वाली है। तो उस फ्रेट का 7.5% आपको क्या बोला जाएगा, वो डीम कर लिया जाएगा, यानी कि मान लिया जाएगा टू बी इट्स इनकम। इस नॉन रेजिडेंट की इनकम मान लिया जाएगा। क्या? जितना भी उसको फ्रेट मिला उसका 7.5%। अब ये चीज़ समझिए क्या बोला, फ्रेट जितना मिला वो आपका बन जाता है रेवेन्यू। इनकम का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट इसको ऐसे भी नहीं लिखते हैं, दूसरे तरीके से लिखते हैं। ये देखिए, इनकम कैसे निकाली जाती है? जितना आपको टोटल रेवेन्यू मिला, जितना पैसा मिला, माइनस आपने जो खर्चे करे उस बिजनेस में इनकम को कमाने के लिए, रेवेन्यू को कमाने के लिए, उनको माइनस जब आप कर देते हैं रेवेन्यू में से, आपके पास इनकम निकल के आ जाती है। इनकम टैक्स किस पे लगता है? रेवेन्यू पे लगता है क्या? नहीं,
इनकम पे लगता है। और इनकम निकलती कैसे है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब इस इंसान को जो फ्रेट मिला है नॉन रेजिडेंट को इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो इस इंसान के लिए क्या है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। वो इसके लिए इनकम है या फिर रेवेन्यू है? एक्सपेंस तो ऑफकोर्स आप नहीं बोलने वाले, लेकिन जितना भी फ्रेट मिला उसको, वो उसके लिए रेवेन्यू था या इनकम थी? ऑफकोर्स उसके लिए रेवेन्यू था, इनकम नहीं थी। क्यों? ये तो उसको सीधा सीधा रिसीट हुई है, उसकी टर्नओवर का पार्ट बनेगा। इसमें से वो क्या माइनस करेगा? यही शिप चलाने के खर्चे, उसको चार्टर करने के खर्चे, लोगों को हायर करने के लिए खर्चे इस पर्टिकुलर शिप के अंदर, एंड मल्टीपल अदर बिजनेस एक्सपेंडिचर्स वो माइनस करेगा। तब जाके बिजनेस की इनकम निकल के आएगी। और सरकार को टैक्स करने का किस चीज़ पे हक है? रेवेन्यू पे नहीं, इनकम पे। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था? जितना भी आपको फ्रेट मिला उसमें से जितने भी एलिजिबल एक्सपेंसेस हैं, जो भी आप पीजीबीपी हेड में क्लेम कर सकते हैं, उनको माइनस करिए। इनकम निकल के आएगी, उस पर टैक्स पे कर दीजिएगा प्रीवियस ईयर के विद इन, एंड जैसे ही वो आप टैक्स पे करते हैं उसके बाद आप शिप को बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आएगी? ये कॉम्प्यूटेशन जो होती है कि भाई साहब रेवेन्यू मैंने इतना कमाया है, उसमें से एक्सपेंसेस इतने माइनस होंगे। एक्सपेंसेस ऐसा नहीं है कि वही 3 दिन के लिए लेटेस्ट से शिप जो इंडिया में पार्क थी, जर्मनी से इंडिया में आई थी, इंडिया से वापस बाहर जाने वाली थी किसी ना किसी कंट्री में, तो 3 दिन में आपने जो खर्चे करे होंगे वो आपको क्लेम करने हैं, सारे वही खर्चे होंगे? नहीं। वो इंसान क्या कह रहे हैं? भाई साहब साल के दौरान 25 टाइप के खर्चे करने वाला हूँ, कुछ कर दिए, कुछ होने वाले होंगे, जो होने वाले होंगे वो भी मैं स्प्रेड आउट करके टुवर्ड्स द होल ईयर उनको भी क्लेम करना चाहूँगा। तो एक्चुअल खर्चे तो मैं क्लेम नहीं कर सकता अभी, जब तुम मुझे कह रहे हो विद इन 3 days इटसेल्फ, विद इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, अभी के अभी खर्चे क्लेम कर लो, इनकम पे टैक्स दे देना। तो सरकार ने कहा कि चलो बीच का तरीका निकालते हैं। हम मान लेते हैं तुम्हारे रेवेन्यू का 92.5% तुम्हारा खर्चा है। इतना हाई परसेंटेज हमने मान लिया, मतलब ये छोटी सी चीज़ मान के चल रहे हैं कि तुम्हारा जितना भी रेवेन्यू तुम चार्ज कर रहे हो, जितना भी फ्रेट चार्ज कर रहे हो अपने कस्टमर से, चाहे लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लाइफ स्टॉक, मील, किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस फ्रेट में सिर्फ 7.5% तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हें बच रहा होगा। 92.5% तुम्हारा खर्चे की तरह निकल रहा होगा। एक्चुअल परसेंटेज क्या होगी? कुछ भी हो सकती है। हो सकता है 50% तुम्हारे एक्सपेंसेस थे, 50% इनकम थी। हो सकता है 92% तुम्हारे एक्सपेंसेस थे और उसके साथ साथ 8% इनकम थी। हो सकता है 99% एक्सपेंसेस थे, सिर्फ 1% इनकम थी। सरकार क्या कह रही है? हमें एक्चुअल से फ़र्क नहीं पड़ता, हम मान के चलेंगे, हम डीम करके चलेंगे कि 7.5% ऑफ दिस फ्रेट दैट इज़ योर इनकम। और उसको इनकम डीम करा जा रहा है। पेपर में बच्चे गलती क्या करते हैं? उसको टैक्स मान लेते हैं। क्या लिख देते हैं कि लेटेस्ट से आपको पेपर में बताया गया है 1 करोड़ रुपए उस इंसान को फ्रेट की तरह मिला फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। बच्चे सीधा लिख देते हैं 1 करोड़ का 7.5%, विच इज 7.5 लाख रुपीज़, उतना टैक्स आपको देना होगा। लेकिन उतना टैक्स नहीं है, 7.5 लाख इज योर इनकम। उतनी इनकम डीम करी जा रही है। उस इनकम पे जब आप टैक्स रेट लगाएंगे आपको पता चलेगा कितना टैक्स इस नॉन रेजिडेंट को देना है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा भी कि ये 7.5% ऑफ द फ्रेट या आपकी इनकम बनेगा, आपका टैक्स नहीं बनने वाला। टैक्स आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? यही 7.5% फ्रेट का जो आपका निकल के आया, हमारे एग्जाम्पल में कितना निकल रहा था? 7.5 लाख रुपए। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से जो भी इस नॉन रेजिडेंट पे अप्लाई होता है, आपको क्या पता चल जाएगा कितना टैक्स लगता है। तो बोला क्या गया? 7.5% ऑफ द फ्रेट जो कि इंडिया में पेबल हो या फिर इंडिया के बाहर पेबल हो, जो भी पे करा जा रहा है इस नॉन रेजिडेंट को एट द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ द शिप फ्रॉम द इंडियन पोर्ट is deemed to be its income. Its income मतलब नॉन रेजिडेंट की इनकम, एंड द टैक्स ऑन इट हैज़ टू बी पेड बिफोर द डिपार्चर ऑफ द शिप। मतलब आपकी शिप को निकलने नहीं देंगे इंडियन पोर्ट से जब तक आपने टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर दी। हमें भरोसे वाली चीज़ में पढ़ना ही नहीं। बाकी सारे एसएससी के केस में बिल्कुल ये होता होगा, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई, असेसमेंट ईयर में टैक्स दे दिए, लेकिन आपको रीज़न समझा दिए कि क्यों आपके केस में, नॉन रेजिडेंट के केस में, जब ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, उस केस में हमारी इनसिक्योरिटी क्या थी आपको बता दी। अब आपको बताने के बाद हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप इस चीज़ को मानो, समझो या ना समझो। आपके लिए सेक्शन बना दिया, सेक्शन 172, विच रिक्वायर्स यू, विच मेक्स इट मैंडेटरी फॉर यू टू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आपके ऑप्शन पे है, समझते हो हमारी प्ली को तो मान लेना, नहीं तो मत मानना। मानना ही पड़ेगा, या आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी शिप निकल नहीं सकती। शिप पे पैसेंजर्स को लोड नहीं होने देंगे, लाइफ स्टॉक, मेल, गुड्स को लोड नहीं होने देंगे, और लोड हो गए तो आपको डिपार्ट नहीं करने देंगे। This is what section number 172 is, and this is the first exception to the general rule of, कौन सा जनरल रूल था हमारा, कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है, असेसमेंट ईयर में टैक्स दे सकते हो। पहला केस देखा जहाँ पे ऐसा नहीं है। विद इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, जब भी आप इनकम कमा रहे, जिस साल में शिप आपकी इंडिया में आई थी और इंडिया से जाने की बात कर रही है, उसके शिप के जाने से पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल द फ्रेट जो भी आपने उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए कलेक्ट करा होगा फॉर दैट पर्टिकुलर शिप। दूसरा केस आता है हमारा सेक्शन नंबर 174 के अंदर। इट टॉक्स अबाउट पर्सन्स लीविंग इंडिया। अगेन द सेम इनसिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो कि आपको ये पढ़ाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट, असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? आपका इनकम टैक्स ऑफिसर।
उनको दिख क्या रहा है? उनको दिख रहा है दैट द इंडिविजुअल मे लीव इंडिया ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर और शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी। मतलब अभी जो भी साल चल रहा है उस साल के चलते चलते असेसिंग ऑफिसर को क्या लग रहा है, उनको कोई ना कोई रीज़न की वजह से भनक पड़ गई कि भाई साहब हो क्या सकता है इस डेट पे या फिर किसी भी डेट पे ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा है उसके विद इन कोई ना कोई डेट पे हो क्या सकता है, असेसी कोई भी टाइप का असेसी इंडिया से बाहर जा सकता है, किसी भी कंट्री में चले जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया से, जहाँ पे इंडिया में इनकम हमारी जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है जिनकी ज्यूरिसडिक्शन जिस कंट्री पे लाई करती है, उस ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा सकता है विद इन दिस पर्टिकुलर ईयर। आगे देखिए, एंड ही हैज़ नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, मतलब इंडिया से बाहर भी जा रहा है और वापस आने की कोई इंटेंशन हमें दिख नहीं रही। तो यहाँ पे डर इस इंसान के दिमाग में क्या आएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर के दिमाग में, कि भाई साहब ये इंसान जो इंडिया से बाहर जा रहा है, हम किस उम्मीद में बैठे थे कि इस साल में जितनी भी इनकम कमाई है इसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर की इनकम, अगले साल में असेसमेंट ईयर में सारा का सारा टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये तो इसी साल में निकल के जा रहा है, लेटेस्ट से इस डेट पे निकल के जा रहा है, 1 मार्च को निकल के जा रहा है, और 1 मार्च तक इसने 25 लाख रुपए की इनकम कमा ली। हम अगले साल की वेट कर रहे थे कि भाई साहब अगला साल आएगा, 25 लाख पे टैक्स आएगा हमारे पास, लेकिन ये इंसान तो 1 मार्च को ही छोड़ के जा रहा है इंडिया को। जैसे ही 1 मार्च को छोड़ के चले जाएगा और हमें ये भी भनक पड़ रही है दैट ही हैज़ नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, कल को वापस आने के चांसेस नहीं दिख रहे, तो इस केस में हमारी इनसिक्योरिटी क्या है, भाई साहब आप टैक्स की पेमेंट नहीं करने वाले जितना भी आपका टैक्स बनता है, और हमारे लिए रिकवरी भी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आप इंडिया में नहीं होने वाले आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट। तो हम क्या कह रहे हैं, निकलने से पहले इंडिया का टैक्स पे करके जाना, उसके बाद बेशक चले जाओ। और यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपार्चर हो जाएगा अगेन जनरल रूल से, क्योंकि जनरल रूल क्या कहता था, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ, असेसमेंट ईयर में टैक्स दे दो, लेकिन क्योंकि तुम साल के बीच में कहीं ना कहीं जा रहे हो और वापस आने की इंटेंशन नहीं दिख रही, तो हम कह रहे हैं विद इन द प्रीवियस ईयर ही टैक्स दे दो, वेट करने की जरूरत नहीं है कि असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा, अभी तो प्रीवियस ईयर ही चल रहा था, यहाँ तक जितनी भी इनकम कमा ली है वो उस पर सारा का सारा टैक्स दे दो, उसके बाद इंडिया से बाहर जहाँ भी जाना है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मज़े की बात, यहाँ पे एओ को कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस लाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी भी इंसान को सेक्शन 174 में असेस करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को प्रूफ लाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये कॉन्क्रीट प्रूफ है जिससे मुझे पता चल रहा है तुम इंडिया के बाहर भी जा रहे हो और कल को वापस आने के तुम्हारे चांसेस भी नहीं है। एओ को अगर भनक भी होती है, उनको लगता भी है, अपीयर्स टू दी असेसिंग ऑफिसर कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उस केस में एओ सेक्शन 174 में असेसमेंट कर सकता है, उस इंसान को बोल सकता है कि विद इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ आप अपनी टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करो, उसी के बाद जाने देंगे। तो देखिए सेक्शन 174 क्या कहता है, इस केस में जब इंडिविजुअल मे लीव इंडिया, ऐसा एओ को क्या लग रहा है, इट अपीयर्स टू द एओ दैट द इंडिविजुअल मे लीव इंडिया, जरूरी नहीं है कि ये इंसान जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमें लग रहा है, एओ को लग रहा है दैट ही मे लीव इंडिया, कब, ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर या फिर शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी, एंड उसकी कोई भी प्रेजेंट इंटेंशन नहीं है वापस आने की। हो सकता है कल को वापस आ जाए, हमें नहीं पता, कोई गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन करंटली प्रेजेंटली हमें कोई इंटेंशन नहीं दिखती इस इंसान की वापस आने की। तो उस केस में total income up to the probable date of departure is chargeable to tax in that assessment year itself. Example भी मैंने दिया, लीविंग ऑन 5/6/2019 यानी कि 5 जून 2019 को लेटेस्ट से इंसान निकल रहा है इंडिया से बाहर, तो उस केस में क्या बोला जाएगा, पे द टैक्सेस ऑन इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर 18-19 एंड द प्रीवियस ईयर 19-20 अप टू 5/6/2019। यहाँ पे इस चीज़ को मार्क भी कर लीजिएगा, और अगर आप लिख रहे हैं तो लिख भी लीजिएगा ऐसे ही। तो देखिए इस इंसान ने करा क्या, मैं आपको टाइमलाइन बना के दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 था, ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 था, तो इस साल में इसने कोई ना कोई इनकम कमाई होगी, प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है, कब टैक्स देगा उस पर, असेसमेंट ईयर में। ऐसे ही इस साल में कोई ना कोई इनकम कमा रहा था, कब टैक्स देने वाला था, अगले साल में। तो इस साल में जितनी भी इनकम कमाता है उसमें असेसमेंट ईयर चालू होते ही पहले हफ्ते में ही पूरा का पूरा टैक्स दे देना होता है क्या? नहीं, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने आपको इतना टाइम मिलता है, इतने टाइम के विद इन आप पिछले साल में कमाई गई इनकम पे सारा का सारा टैक्स दे सकते हैं। तो लेटेस्ट से इसको यहाँ तक का टाइम मिल गया था पिछले साल की इनकम पे टैक्स देने का, लेकिन ये इंसान क्या कर रहा है, इसी डेट पे इंडिया से बाहर फ्लाई अवे कर रहा है। कौन सी डेट निकाली थी मैंने यहाँ पे, 15 जून थी, 5 जून थी, तो 5 जून मार्क कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। तो ये भाई साहब 5 जून 19 को इंडिया से बाहर जाने वाले हैं, और ऐसा हमें लग रहा है,
प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर है, ये एक्चुअल डेट ऑफ डिपार्चर की ज़रूरत नहीं है। इस असेसिंग ऑफिसर को ये नहीं करना पड़ेगा कि फ़्लाइट की टिकट ला के दिखाओ जहाँ पे तुम्हें दिख रहा हो 5 जून को मैं इंडिया से डिपार्ट कर रहा था, उसके बिना तो मैं नहीं मानने वाला। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई ऑफकोर्स कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा एविडेंस तो उसको देना पड़ेगा इनकम टैक्स ऑफिसर को कि उनको क्यों लग रहा है कि इंसान 5 जून को डिपार्ट कर रहा है। लेकिन अगर वो दिखा पाए कि मेरे हिसाब से आप इस डेट पर डिपार्ट कर रहे हैं, तो इस डेट तक की जितनी टैक्स लायबिलिटी है आपको सारी की सारी देनी पड़ेगी। कहाँ पे देंगे? सेक्शन 174 के तहत देंगे। और ये चीज़ कौन रिक्वायर कर सकता है? असेसिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे जब इस डेट पे असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है ये इंसान डिपार्ट करने वाला है, तो बोला क्या जा रहा है, इस डेट से पहले जो भी प्रीवियस ईयर था, यानी कि प्रीवियस ईयर 18-19, इसमें आपने जितनी भी इनकम कमाई थी उसका असेसमेंट ईयर ऑलरेडी चालू हो गया है। लेकिन असेसमेंट ईयर में भी आपको 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने कुछ ना कुछ टाइम मिला होगा टैक्स देने के लिए। आप पहले ही जा रहे हो उस लास्ट डेट से, तो हो सकता है आपने अभी तक पिछले साल का टैक्स भी नहीं दिया जिसका इस साल में आपको देना था। तो पहले पिछले साल का टैक्स दे देना 5-6-19 में डिपार्ट करने से पहले। और पिछले साल के साथ साथ ये जो अगला साल स्टार्ट हो गया है, ये वाला प्रीवियस ईयर 19-20, इसमें भी आपने 5 जून तक अगर कोई भी इनकम कमाई है, तो इस इनकम के रिस्पेक्ट में भी क्या बोला जा रहा है, इस इनकम के रिस्पेक्ट में जो भी विद इन द प्रीवियस ईयर आपने कमाई थी, विद इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, उसके रिस्पेक्ट में भी टैक्स दे देना। कब? 5 जून 2019 से पहले। जो डेट सस्पेक्टेड है किस चीज़ की, आगे प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर के लिए हमने कहीं ना कहीं सोच रखी है किसी ना किसी रीज़न की वजह से कि एओ को लग रहा है आप इस डेट पे डिपार्ट करने वाले हैं और आपकी प्रेजेंट इंटेंशन नहीं है वापस आने की, तो इस डेट तक इस साल की सारी टैक्स लायबिलिटी और इस पीरियड की सारी टैक्स लायबिलिटी दोनों की दोनों चुकानी पड़ेगी। कहाँ पे बोला गया है ये पर्टिकुलर चीज़ को? सेक्शन नंबर 174 के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। आपको एग्जांपल दोबारा पढ़ना है तो वीडियो को एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। एक्जैक्टली वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे टाइमलाइन में समझाई। दिस वाज सेक्शन नंबर 174 एंड दिस इज द सेकंड एग्जांपल टू विच केस वो वही एक्सेप्शंस जो कि मैंने आपको क्या बताई, जनरल रूल के लिए बनाई गई है। नॉर्मली प्रीवियस ईयर की इनकम आप टैक्स कब दे सकते हैं? असेसमेंट ईयर में। लेकिन 2 एक्सेप्शंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पहली सेक्शन नंबर 172 के अंदर और दूसरी कहाँ पे? सेक्शन नंबर 174 के अंदर। आते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन पे विच इज़ कंटेन्ड अंडर सेक्शन 174A। AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, 3 लोगों की बात करी जा रही है। मल्टीपल टाइप के पर्सन्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गई, कंपनी हो गई, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी। आई एम प्रीटी श्योर मैं और कोई मिस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यही पर्सन्स होते हैं। तो जितने भी लोग होते हैं इनमें 3 की बात करी गई सिर्फ, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इन 3 के रिस्पेक्ट में क्या बोला गया? अगर आप 3 में से कोई भी, इनफैक्ट इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। AOP क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है। टैक्सेशन में आप अपनी लाइफ में शायद पहली बार इस कंसेप्ट को पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि पूरे एक्ट में आपको मल्टीपल जगहों पे बताया जाएगा इनकी टैक्सेशन कैसे होगी, इनकी टैक्सेशन कैसे होगी। टैक्सेशन बाद में समझिएगा, लेकिन पहले समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका मतलब क्या है। अगर आपको इनका मतलब पता नहीं है तो मेरा अभी तक कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा लेक्चर नहीं है। मेन क्लासेस में तो ऑफकोर्स कवर होता ही है सब कुछ, लेकिन छोटे छोटे लेक्चर्स जो इधर उधर इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स डाले जा रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी लेक्चर्स डाले जा रहे हैं, उनमें इनके बारे में एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं है। तो इनके बारे में अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए और आपको नहीं पता कि ये कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से इनकी टैक्सेबिलिटी होती है, कैसे फॉर्म करे जाते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं वगैरह वगैरह, तो उसके रिस्पेक्ट में एक कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस पर भी लेक्चर रिकॉर्ड करके ऑनलाइन ही अपलोड कर दूंगा ताकि आपको इनके बारे में भी पता चल जाए और बाकी जो पर्सन्स होते हैं जैसे कि HUF क्या होता है और बाकी सारे टाइप के पर्सन्स क्या होते हैं उनमें डिफरेंस भी पता चल जाए। तो देखिए सेक्शन 174A ने क्या बोला, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इन तीनों में से कोई भी जो कि फॉर्म करा गया है किस चीज़ के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, या फिर मल्टीपल सच पर्टिकुलर इवेंट्स और पर्पसेस के लिए फॉर्म करा गया था इनको। यानी कि ऐसा नहीं था कि आप डायरेक्शनलेस थे कि इनको बना लेते हैं, कोई ना कोई प्रॉफिट आता रहेगा, इस टाइप का बिजनेस करते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं था। गोइंग कंसर्न वाला कंसेप्ट नहीं था। आपने 2-3 इवेंट्स आपके दिमाग में थे, उनको करने के लिए AOP, BOI, AGP इनमें से कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मुझे कोई ना कोई कॉन्सर्ट कंडक्ट करवाना था। मेरा बिजनेस है क्या कॉन्सर्ट कंडक्ट करवाने का? नहीं है। मेरा बिजनेस है टैक्स कंसल्टेंसी देना प्रोफेशनल्स को एंड स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को ही, CA स्टूडेंट्स को और इधर उधर के प्रोफेशनल्स को टैक्सेशन पढ़ाना, उनको सब्जेक्ट की तरह पढ़ाना। तो ये 2 काम मैं मेनली करता हूँ। लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मिली किसी इंसान के थ्रू कि उन्होंने बोला आप एक कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज करवाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं इस चीज़ को करवा दूंगा, मेरी इन एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ है, तो वो सारी चीज़ें मैं देखने वाला हूँ और मैनेज भी इस पूरे के पूरे कॉन्सर्ट को कौन करेगा? मैं ही करूँगा। लेकिन
मेरी क्योंकि प्रोफिशिएंसी नहीं थी तो अकेले मैं कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता था। मैंने किसी ना किसी कंपनी के साथ पार्टनर करा और उस कंपनी के साथ मिलके एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि इस पर्टिकुलर कॉन्सर्ट को हम दोनों मिलके ऑर्गेनाइज करवाएंगे। अब कंपनी और मैं, एक पर्टिकुलर जगह पे कौन है, कंपनी है, दूसरी साइड पे कौन है, इंडिविजुअल है। तभी जब ये दोनों साथ में आ जाएंगे, इनके साथ मिलने को फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट, इसको क्या बोला जाएगा, इसको एक जॉइंट वेंचर बोला जाएगा। जो एक जॉइंट वेंचर बना है हम दोनों का, उसको किस कैपेसिटी में रीड इनटू करा जाए इनकम टैक्स एक्ट में, उसको बोला जाएगा एओपी। अब ये जो एओपी हमने बनाया, जिसके लिए हम पैन अलग से अप्लाई करेंगे, ये एओपी जब भी बनाया जाएगा उस टाइम पे आप सोच के देखिए कि इस एओपी को किस पर्पस के लिए बनाया गया। इसको बनाया गया था फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। और यहाँ पे पर्टिकुलर इवेंट क्या था जिसके पर्पस के लिए इस एओपी को बनाया गया था, इस जॉइंट वेंचर को बनाया गया था। पर्पस ये था कि एक कॉन्सर्ट करवाना था, बस वो कॉन्सर्ट होता, उसके बाद में हमारे जो भी अमेलगमेशन हुआ था उस कंपनी का और मेरा, मतलब हम दोनों जो साथ में आए थे, ये ज़िंदगी भर के लिए नहीं आए थे कि कॉन्सर्ट अब करवाते हैं बिंदास दोनों साथ में मिलके करेंगे, नहीं। इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए मैं उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट में आया हूँ, उसके साथ आया हूँ, और जैसे ही इवेंट हो जाएगा उसके बाद हमारा ये जो जॉइंट वेंचर था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस केस में अगेन सरकार की इनसिक्योरिटी कहाँ पे लाई कर सकती है। सरकार क्या कह रही है, नॉर्मली हर इंसान के लिए प्रीवियस ईयर चलता है, असेसमेंट ईयर चलता है। प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हो, असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हो। लेकिन आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, या तो एओपी या फिर बीओआई या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये बहुत टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक पर्पस के लिए बनाई थी। लेटेस्ट से कॉन्सर्ट के लिए बनाई थी, 5 महीने आपने काम करा, उसके बाद कॉन्सर्ट करवाया, कॉन्सर्ट करवाते ही ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब ख़त्म हो रही है तो इस डेट के बाद ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी इनकम जनरेट नहीं करी जाएगी, कोई भी खर्चे नहीं करे जाएंगे। तो हम भाई साहब इतने सारे पीरियड की वेट क्यों करें कि असेसमेंट ईयर चालू होगा उसके बाद टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप सब लोग तो बिखर जाओगे जैसे ये काम हो जाएगा। इवेंट और पर्पस, जो भी पर्टिकुलर इवेंट पर्पस के लिए आपने बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन, वो तो इवेंट जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगी, कंपनी अपनी डायरेक्शन में चल जाएगी, मैं अपनी डायरेक्शन में चल जाऊंगा। दोनों ने अपना अपना इनकम का जितना भी शेयर होगा वो ले लिया होगा, चले जाएंगे, उसको खर्च करने लग जाएंगे। साल के एंड की वेट अगर हम करने लग गए तो हमें डर क्या है, हो सकता है इनमें से कोई भी इंसान, जितने भी पर्सन साथ में आए थे इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए, हो सकता है ये अनट्रेसेबल बन जाए या फिर किसी भी रीज़न की वजह से इनसे टैक्स रिकवर करना मुश्किल हो सकता है। तो सरकार की जैसे ही इनसिक्योरिटीज़ आई इस पर्टिकुलर जगह पे, सरकार ने क्या बोला, हम वेट नहीं करेंगे असेसमेंट ईयर की, जस्ट लाइक अदर केसेस ऑल्सो, जो कि सेक्शन 172 और 174 में बोले थे, वैसे ही इस केस में भी हम काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑर्गेनाइजेशंस किसी पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए बनाई गई थी। जैसे ही पर्टिकुलर इवेंट पर्पस खत्म हो जाता है, हम क्या बोलेंगे, अभी तक जितनी भी इनकम कमा ली उस पर टैक्स विद इन द सेम प्रीवियस ईयर दे दो जिस प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई थी, यानी कि कमा भी एक ही साल में रहे हो और उस पर टैक्स भी एक ही साल में दे रहे हो, विच इज़ अगेन अ डिपार्चर फ्रॉम द जनरल रूल। तो देखिए सेक्शन 174A, एओपी, बीओआई, एजेपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन which are formed for a particular purpose or event, and the AO apprehends, assessing officer को apprehension हो रही है, उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है किस चीज़ का, that it is likely to be dissolved in the same year or the next year। उनको कहीं ना कहीं apprehension हो रही है, उनको कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है उनके थ्रू कि ये लाइकली है, ऐसा हो सकता है कि ये एओपी, बीओआई, एजेपी जो है ये डिसॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी इन द सेम ईयर और द नेक्स्ट ईयर। एजम्पशन किस बेसिस पे लगा रहे होंगे, सोच के देखिए। मैंने जब बताया है कि मैं इस कंपनी के साथ आ रहा हूँ, जॉइंट वेंचर बना रहा हूँ, किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ, इस कॉन्सर्ट के लिए बना रहा हूँ। और जब एओ के पास इन्फॉर्मेशन गई, उन्होंने कहा कि कॉन्सर्ट होने कब वाला है ये भी बता दो, तो उनको रिसोर्सेज से पता चल गया कि ये प्रीवियस ईयर चल रहा है, लेटेस्ट से जून के अंदर ही कॉन्सर्ट हो जाएगा। जब एक पर्पस के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है और वो पर्पस साल के बीच में या फिर किसी भी डेट पे ख़त्म होने वाला है, तो क्या कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन विल गेट डिसॉल्व्ड। बिल्कुल अनुमान लगाया जा सकता है। वही एप्रीहेंशन अगर एओ को हो गई तो वो क्या कर लेगा, सेक्शन 174A को इन्वोक कर देगा। किस चीज़ के लिए, ताकि विद इन द प्रीवियस ईयर आपने जो इनकम कमाई है, विद इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ आपको उस पर टैक्स भी देना पड़े। आप ये प्ली नहीं रख पाएँ कि भाई अभी तो इनकम कमाई है, अगले साल की वेट कर लो, टैक्स दे दूंगा। नहीं, अगले साल की वेट नहीं करूंगा, आपको अभी के भी टैक्स देना पड़ेगा। आई हैव इन्वोक्ड सेक्शन 174A। और ऐसा कौन बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन मैंने इन्वोक कर दिया, आपका असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है। तो देखिए, असेसिंग ऑफिसर कैन असेस टोटल इनकम ऑफ एओपी, बीओआई और एजेपी
अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इन द असेसमेंट ईयर इटसेल्फ। मतलब जिस साल में आपकी डिसोल्यूशन होने वाली है, इन दैट असेसमेंट ईयर इटसेल्फ क्या कर सकता है, असेसिंग ऑफिसर असेस कर सकता है आपकी टोटल इनकम को, इनडायरेक्टली आपसे टैक्स डिमांड कर सकता है। मतलब जिस साल में आपने ऑर्गेनाइजेशन बताया कि इस साल में एक पर्टिकुलर इवेंट पर्पस कंप्लीट हो सकता है, और एओ को क्या लग रहा है, उनको एप्रीहेंशन हो रही है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये विद इन द सेम ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर में बहुत जल्दी क्या होने वाली है, डिसॉल्व होने वाली है, क्योंकि काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो बोला क्या जा रहा है, विद इन द सेम ईयर इटसेल्फ, जिस साल में आपने कोई भी इनकम कमाई थी उसी साल में असेसिंग ऑफिसर आपको रिक्वायर कर सकता है अंडर सेक्शन 174A कि अपनी सारी की सारी असेसमेंट करवा लो, टैक्स दे दो, उसके बाद जो करना है करो, लेकिन टैक्स आपको विद इन द सेम ईयर देना पड़ेगा। ये कहाँ पे प्रोवाइडेड है, सेक्शन 174A में। तो आपको कॉमन चीज़ क्या दिख रही है, सारे ही सेक्शन में सरकार की जैसे ही इनसिक्योरिटी स्टेप्स इनटू द पिक्चर, सरकार क्या बोलती है, हम थोड़े इनसिक्योर हो गए हैं, हम वेट नहीं कर सकते साल ख़त्म होने तक की, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि आप टैक्स नहीं देंगे जितना भी आपका टैक्स बनता है। आपका टैक्स तो बन गया है ना, थोड़ा जल्दी दे दो, हमारी एप्रीहेंशन ख़त्म हो जाएगी कि आप कल को टैक्स नहीं देंगे। और वो कहाँ पे बोला जा रहा है, अलग अलग सेक्शंस को यूज़ करके अलग अलग केसेस में बोला जा रहा है। पहला सेक्शन 172, द अदर वन वॉज सेक्शन 174 एंड द थर्ड वन वॉज सेक्शन 174A। 3 सेक्शंस टोटली पढ़ लिए हैं। आते हैं रिमेनिंग 2 सेक्शंस पे, जिनमें 4th नंबर ऑफ सेक्शन है सेक्शन नंबर 175, पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब ये लोग वो नहीं है जो कि इंडिया को छोड़ के जाने वाले हैं, जिसकी वजह से सरकार को डर क्या लग रहा है कि क्योंकि इंडिया को छोड़ के जाने वाले हैं या फिर इनकी ऑर्गेनाइजेशन बंद होने वाली है तो टैक्स रिकवर करने में कहीं ना कहीं मुश्किल आ सकती है, प्रीवियस ईयर में रिकवर कर लो। ऐसा नहीं है, ये एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ये इंडिया में ही बैठे रहेंगे, लेकिन इनकी जितनी भी एसेट्स थी इनके नाम पे वो सारी की सारी बेचने वाले हैं। किस चीज़ के लिए, सरकार रिकवर कहाँ से करेगी, कुछ पैसा होगा मेरे पास, कोई वेल्थ होगी मेरे पास, तभी तो सरकार रिकवर करेगी। तो यहाँ पे गेम क्या हो रहा है, बड़ा गेम समझिए। लेटेस्ट से मेरी बात नहीं करते, किसी और का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा खतरनाक एग्जाम्पल है। राजू की बात करते हैं। लेटेस्ट से राजू के पास 10 लाख रुपए का कैश बैलेंस था और उसकी नेटवर्थ अगर हम देखेंगे, यानी कि घर की वैल्यू, गाड़ी की वैल्यू, सब कुछ मिला लें तो 5 करोड़ की नेटवर्थ बन जाती थी, यानी कि 10 लाख का कैश बैलेंस और 4.9 करोड़ की एसेट्स। अब इस इंसान ने कोई भी बिजनेस कर रहा था, लेटेस्ट से 10 साल से बिजनेस कर रहा था, इनकम टैक्स दे ही नहीं रहा था। इनकम टैक्स देना तो ज़रूरी था लेकिन दे नहीं रहा था। और इसको पता चल जाता है कि मेरे केस में होगा क्या, मेरे केस में 3 करोड़ रुपए का टैक्स मैंने एवेट करा है ओवर दीज 10 ईयर्स, तो 3 करोड़ का टैक्स भी सरकार रिकवर करेगी, पेनल्टी भी लगाएगी, इंटरेस्ट भी रिकवर करेगी। लेटेस्ट से टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी तीनों मिला के कितना अमाउंट बन जाता, 7 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट बन जाता। नेटवर्थ कितनी है इसकी, 5 करोड़ की नेटवर्थ है। तो इसको पता है पूरी की पूरी नेटवर्थ जितनी भी मेरी है सारी की सारी वाइप ऑफ हो जाएगी। सरकार क्या करेगी, पहले तो मेरा कैश लेगी, उसको फ्रीज कर लेगी, उसके बाद मेरी जो एसेट्स है उनको बेच देगी। एसेट्स को बेचने के बाद जितनी भी रिकवरी होती है सारा का सारा पैसा अपने पास रख लेगी। अगर टैक्स से भी ज़्यादा रिकवरी हो जाती है, मान लो टैक्स सरकार को 2 करोड़ रिकवर करना था, मेरी नेट एसेट्स सारी की सारी बेच के सरकार को 4 करोड़ रुपये मिल जाते हैं, तो 4 करोड़ मिल जाएंगे सरकार को, 2 करोड़ अपने पास रख लेगी, रिमेनिंग 2 करोड़ मुझे दे देगी। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं होने वाला। 5 करोड़ की नेटवर्थ थी, 7 करोड़ का अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा सरकार को। तो मुझे डर क्या लग रहा है, 2 करोड़ का तो ऑफकोर्स डिफरेंस आएगा, सरकार रिकवर कैसे करेगी, मेरे पास एसेट्स ही नहीं है। लेकिन 5 करोड़ की मेरी जितनी भी एसेट्स हैं, मेरी जो नेटवर्थ है, वो तो सरकार खाली कर देगी ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, लास्ट टाइम ना ज़िंदगी जी लेते हैं। तो ज़िंदगी जीने के लिए कर क्या रहा हूँ, मुझे पता है कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो मेरा केस खोलेगा, उसको पता चलेगा कि मुझे 7 करोड़ देने चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। छोटी सी चीज़ करता हूँ, सारी की सारी एसेट्स बेच देता हूँ, 5 करोड़ रुपए के आसपास मेरे पास आ जाएंगे या फिर कुछ ना कुछ कम आ जाएगा। लेटेस्ट से 4 करोड़ आ जाते हैं, उसको उड़ा देता हूँ, अनाप शनाप इधर उधर खर्चे करता हूँ, ज़िंदगी जीता हूँ, 6 महीने ज़िंदगी जी लूँगा। उसके बाद जब तक सरकार को पता चलेगा कि हाँ इस इंसान को 7 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी पे करनी थी, इंक्लूडिंग दी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, जो हमें इससे रिकवर करनी है, रिकवर करने के लिए सरकार क्या करेगी, मेरे कैश बैलेंस को सीज़ करने आएगी, मेरी गाड़ी को, मेरे घर को, इनको सीज़ करने आएगी। जब कुछ बचा ही नहीं होगा तो कर लो, क्या सीज़ कर सकते हो। मतलब मुझे भनक पड़ गई थी कि मेरे केस में केस खुलने वाला है, 7 करोड़ मुझे पे करने पड़ेंगे, सारी एसेट्स वाइप ऑफ हो जाएंगी। मैंने कहा वाइप ऑफ होने की वेट क्यों करनी, एसेट्स को बेचो, ज़िंदगी जियो, 6 महीने अनाप शनाप खर्चे करो, ज़िंदगी जी लो, उसके बाद सरकार कुछ रिकवर कर नहीं पाएगी। सो दिस इज़ वॉट आई वॉज प्लानिंग। और इसको कर्टेल करने के लिए, इसको रोकने के लिए सरकार ने सेक्शन बनाया, सेक्शन नंबर 175। अब समझिए, इजीली आपको समझ आ जाएगा। It appears to the assessing officer that a person is likely to charge, sell, transfer, dispose or otherwise part with any of his assets to avoid payment of any liability under the Income Tax Act. Income Tax Act के मल्टीपल सेक्शंस जो कि आपको बताऊंगा मैं CA फाइनल कोर्स में ही,
वो रिक्वायर करते हैं सरकार को कि अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी पेबल थी किसी भी इंसान के थ्रू और वो आपको पे नहीं कर रहा डायरेक्टली, तो उसकी एसेट्स आप फ्रीज कर सकते हैं, उनको सीज कर सकते हैं, और सीज करने के बाद बेच दो, जितने भी पैसे निकल के आते हैं उससे टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेना। अगर और टैक्स लाइबिलिटी निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो और एसेट्स फ्रीज करो, उनको बेचो, पैसे निकालो, और कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकल के आ जाते हैं बेचने से तो वो वापस कर देना एसएससी को। दिस इज़ व्हाट द प्रोसीजर इज़। लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, एक इंसान अपनी टैक्स लाइबिलिटी को पे करने से बचने के लिए क्या कर सकता है, अपनी एसेट्स को बेचना शुरू कर सकता है, उस पर कोई ना कोई चार्ज क्रिएट करवा सकता है, यानी कि एसेट्स के अगेंस्ट लोन ले सकता है। जहाँ पे बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा कि 5 करोड़ की आपकी एसेट्स है ना, आपको 2 करोड़ का लोन दे देता हूँ, लेकिन अगर आपने 2 करोड़ मुझे रीपे नहीं करे, 5 करोड़ की एसेट्स आपकी जो है वो मेरी हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तू 2 करोड़ दे तो मुझे। उसने मुझे 2 करोड़ दे दिए, मैंने इधर उधर खर्च कर दी उसको मस्ती करने में। उसके बाद जब बैंक ने बोला कि तुम 2 करोड़ की रीपेमेंट करो, मैंने कहा नहीं देता, तो बैंक ने कहा ठीक है मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को सीज कर लेता हूँ। अब बैंक भी मेरी प्रॉपर्टी को सीज करना चाह रहा है, सरकार भी मेरी प्रॉपर्टी को सीज करना चाह रही है। क्यों? मैंने अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के जो चार्ज बना दिया था, चार्ज किसके अगेंस्ट बनाया था, लोन के अगेंस्ट, तो बैंक को हक मिल गया है मेरी प्रॉपर्टी लेने का, उसको बेच के 2 करोड़ रुपए निकालने का। उसके साथ साथ बैंक को ये नहीं पता था कि मेरी टैक्स लायबिलिटी भी कहीं ना कहीं अनपेड है, तो सरकार भी आएगी मेरी ही प्रॉपर्टी को सीज करने। क्यों? कि वो उसको सीज करके उसको बेचना चाह रही है और 7 करोड़ रुपए अपने निकलवाना चाह रही है। अब लड़ाई किस में होगी, बैंक में और सरकार में, कि दोनों में से किसके पास प्रॉपर्टी जानी चाहिए, कौन बेचेगा और कौन पैसे रिकवर करेगा। मैंने तो मौज ले ली। तो सरकार यहाँ पे क्या कह रही है, अगर एओ को ये भी लगता है कि ये इंसान चार्ज क्रिएट करने वाला है अपनी किसी भी एसेट पे, तो उससे भी आप रोक सकते हो। वो इंसान चार्ज क्रिएट करना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, किसी भी और तरीके से ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, फेंकना चाह रहा है, कूड़े में डिस्पोज करना चाह रहा है, कि ठीक है बेशक मेरी ना हो पाए एसेट, तेरी भी नहीं होने दूंगा सरकार, तुम्हें भी पैसे नहीं रिकवर करने दूंगा, बेशक मैं मजे न ले पाऊँ, तो कूड़े में फेंकना चाह रहा है, या फिर अदरवाइज पार्ट विद करना चाह रहा है, मतलब किसी ना किसी तरीके से देना चाह रहा है किसी और इंसान को। तो किसी भी तरीके से आप देना चाह रहे हो अपनी एसेट्स को टू अवॉइड पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। उस केस में क्या होने वाला है, सेक्शन नंबर 175 बताता है, और देखिए क्या बताता है। Total income up to the date on which AO commences proceedings under this section are taxable in that assessment year itself। मतलब सेक्शन 175 में असेसिंग ऑफिसर जब कमेंस करता है प्रोसीडिंग्स, यानी कि इस सेक्शन को जब इन्वोक करता है आपका इनकम टैक्स ऑफिसर, क्यों? उनको कहीं ना कहीं भनक पड़ गई है कि ये इंसान क्या करने वाला है, इसके दिमाग में खुराफात आ गई है, ये सेट्स को बेचने वाला है, उस पर चार्ज बना देगा, कोई भी ऐसी चीज़ कर देगा जिसकी वजह से हम रिकवरी कर ही नहीं पाएंगे। तो वो क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर सीधा जल्दी से सेक्शन 175 में कमेंस कर देगा प्रोसीडिंग्स और फ्रीज कर देगा आपकी एसेट्स को उसी टाइम पे। मतलब अभी आपकी टैक्स लायबिलिटी भी नहीं पता थी, प्रीवियस ईयर में कुछ ना कुछ इनकम आपने कमाई थी, असेसमेंट ईयर में टैक्स देना चाहिए था, लेकिन प्रीवियस ईयर में ही पता चल गया असेसिंग ऑफिसर को कि इस इंसान की इंटेंशन नहीं है कि प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पे आगे जाके टैक्स देगा, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी ये इसी साल में अपनी एसेट्स को बेचना, उन पर चार्ज क्रिएट करना, ये सब करना शुरू कर चुका है, ताकि कल को जब भी असेसमेंट ईयर आए तब सरकार किसी भी तरीके से उन एसेट्स को यूटिलाइज करके भी टैक्स को कवर नहीं कर पाए, उसको रिकवर नहीं कर पाए। तो हम भाई साहब असेसमेंट ईयर की वेट कर नहीं सकते, क्योंकि इंसान बेचना बाचना शुरू कर चुका है। अगर एक्चुअली वेट करा तो इस टाइम तक इसने जितनी भी इसको अय्याशी करनी थी, जो भी खर्चे करने थे, सब कुछ कर चुका होगा, और उस टाइम तक बहुत देरी हो चुकी होगी। तो हम क्या कह रहे हैं, सेक्शन 175 इन्वोक करेंगे एंड प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम उस पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स डिमांड कर लेंगे। और इस इंसान ने नहीं दिया तो अभी तक इसने एसेट नहीं बेची, अभी तक उस पर चार्ज नहीं क्रिएट करा, उस एसेट को फ्रीज करेंगे, उसको सीज करेंगे और बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। सो दैट इज़ व्हाट सेक्शन 175 इज। बोला क्या गया, टोटल इनकम अप टू द डेट जब तक सेक्शन 175 में ये प्रोसीडिंग्स कमेंस करी जा रही है। मतलब साल चल रहा था, प्रीवियस ईयर चल रहा था, हम असेसमेंट ईयर की वेट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि बीच में खुराफात होती दिख गई। जैसे ही खुराफात होती दिख गई, सरकार क्या कह रही है, सेक्शन 175 में इनकम टैक्स ऑफिसर को हक है कि वो आपकी प्रोसीडिंग्स कमेंस कर सकता है। मान लो यहाँ पे कमेंस कर दी, तो बोला क्या जा रहा है, यहाँ तक जितनी भी इनकम कमाई है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कब? विद इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द असेसमेंट ईयर। और आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, सेक्शन 175 में प्रोवाइड कर दिया, चॉइस नहीं है टैक्स पेयर की कि करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो मत करना, करना ही पड़ेगा। तो अगेन एक और इनसिक्योरिटी सरकार की कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रही थी, जिसको सरकार ने सेक्शन 175 में एक्सपोज होने से, उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने से, कि टैक्स पेयर्स उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर पाएँ सरकार की कमजोरी को, उन्होंने रोका कैसे, सेक्शन नंबर 175 से। फाइनल चीज़ सेक्शन 176 डिसकंटिन्यूड बिजनेस। दिस इज समवॉट सिमिलर टू सेक्शन 174A, लेकिन सेम नहीं बोला जा सकता, थोड़ा डिफरेंट है। सेक्शन 176 एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड इन एनी असेसमेंट ईयर। मतलब किसी भी साल के अंदर कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी टाइप का प्रोफेशन डिसकंटिन्यू करा जा रहा है, मतलब बंद करा जा रहा है। इस केस में अगेन सरकार की इनसिक्योरिटी सोच के देखिए, जब भी आप इनसिक्योरिटी समझ जाएंगे ना, आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि सरकार जल्दी क्यों मचा रही है। वैसे हर इंसान को बोल रही थी असेसमेंट ईयर आएगा तब टैक्स दे देना विद रिस्पेक्ट टू द इनकम्स जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाई थी।
लेकिन एकदम से कुछ केसेस में, 5 केसेस में सरकार जल्दी क्यों मचा रही है? कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होगी, कहीं ना कहीं मन में डर होगा कि कल को टैक्स नहीं मिला, कल को टैक्स नहीं मिलेगा अगर हम वेट करेंगे तो। और वो जो डर था, आपको बस वो पहचानना है। एक बार आप डर समझ गए ना सारे ही सेक्शंस में, आप इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कौन सा सेक्शन क्या बोलता है, और लर्न करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। और एक बार आपको डर समझ आ जाएगा ना, पेपर में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं करता। एग्जाम्पल देता हूँ, कर नहीं पाएगा आपको एग्जामिनर कंफ्यूज। सेक्शन नंबर 172 की बात करिए, इसमें मैंने आपको डर समझाने के लिए बोला क्या, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट से हमें ज़्यादा डर नहीं है क्योंकि वो तो इंडिया में ही है, उससे रिकवरी कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको लर्न करने में हेल्प करेगी कि कंडीशंस थी क्या, नॉन रेजिडेंट पे लग रही थी, रेजिडेंट पे लग रही थी। पेपर में एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आप नहीं होंगे क्योंकि आपको लॉजिक पता है, आपको पता है सरकार को डर कहाँ पे लग रहा है। ऐसे ही एक्सपोर्ट्स कवर हो रहे थे, इंपोर्ट्स कवर नहीं हो रहे थे। अगेन लॉजिक मैंने आपको समझाया कि एक्सपोर्ट्स में क्या होगा, चीज़ें सारी की सारी बाहर चली जाएंगी। मान लो इंपोर्ट्स में गुड्स इंडिया में आ रहे थे तो गुड्स सीज कर लेंगे हम, उस तरीके से आपसे कुछ ना कुछ तरीके से टैक्स रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट्स में सारी ही चीज़ें इंडिया से बाहर चल जाएंगी, शिप भी बाहर चली जाएगी, नॉन रेजिडेंट भी बाहर का ही था, माल भी बाहर चला जाएगा। तो इसमें हमारे पास किसी भी चीज़ में कोई भी कंट्रोल नहीं बचेगा। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जैसे ही डर लग रहा है सेक्शन 172 इन्वोक करेंगे, शिप को जाने ही नहीं देंगे टैक्स की पेमेंट से पहले। तो डर समझिए, डर समझेंगे सेक्शन समझ आ जाएगा। अब सेक्शन 176, यहाँ पे डर क्या है, प्रीवियस ईयर चल रहा था, कोई ना कोई बिजनेस चल रहा था, प्रोफेशन चल रहा था, इनकम आ रही थी। हम क्या कह रहे थे, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम आएगी यहाँ पे, अगले साल में टैक्स ले लेंगे। लेकिन आपने साल के बीच में ही बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया, प्रोफेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया। अगेन फियर क्या आएगा दिमाग में, जब बिजनेस प्रोफेशन डिसकंटिन्यू हो गया है, अब कोई इनकम तो आने नहीं वाली। जब इनकम नहीं आने वाली तो आप वेट किस चीज़ की कर रहे हो, असेसमेंट ईयर की वेट क्यों कर रहे हो? वेट करने के लिए हम क्यों बोलते हैं कि पूरे साल में आप कुछ ना कुछ कमाते रहेंगे, अभी कमाते रहिए, जैसे ही कमाना खत्म हो जाएगा साल के बाद आप थोड़ी बहुत असेसमेंट कर लेना, और उसके बाद असेसमेंट करने के बाद जितना टैक्स ड्यू होगा वो पे कर देना। लेकिन अगर बिजनेस ही बंद हो गया है बीच में, आपका प्रोफेशन ही बंद हो गया है बीच में, तो फिर क्यों वेट कर रहे हो? आपकी कहीं ना कहीं गलत इंटेंशंस हो सकती है कि वेट कर लेता हूँ, सरकार टैक्स की वेट करते रहेगी, मैं निकल जाऊँगा, मैं टैक्स नहीं देने वाला। इस केस में अगेन सरकार ने क्या करा, एक और सेक्शन बनाया विच इज सेक्शन 176, जिसमें बोला क्या, टोटल इनकम अप टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस मे एट द डिस्क्रेशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर बी टैक्सड इन द सेम असेसमेंट ईयर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा होगा। मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ और बिजनेस चलाते चलाते बीच में मैं लेटेस्ट से बंद कर देता हूँ तो हर केस में सेक्शन 176 लगेगा ही, मुझे इस डेट तक की इनकम पे विद इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ टैक्स देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर एओ ने अपनी डिस्क्रेशन को यूज़ करा, अपनी ये मर्जी को यूज़ करा, जिस मर्जी को उसने करा क्या, सेक्शन 176 को इन्वोक कर दिया, और 176 को इन्वोक करके बोला क्या, इस इंसान को छोटी सी चीज़ बोल दी, आपका बिजनेस प्रोफेशन डिसकंटिन्यू हो गया है, मेरे पास पावर थी, मेरे पास हक था, कहाँ से, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 176 से, कि आपकी इनकम जो भी विद इन द प्रीवियस ईयर आपने इस बिजनेस प्रोफेशन से कमाई है टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, अप टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, उस इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का मेरे पास हक है विद इन द सेम प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं असेसमेंट ईयर तक की वेट करूँ, चाहूँगा तो कर सकता हूँ। लेकिन आपके केस में सेक्शन 176 इन्वोक करता हूँ, आप विद इन द सेम प्रीवियस ईयर मुझे टैक्स दे दीजिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं शक हो रहा है आपकी कुछ ना कुछ गलत इंटेंशंस हो सकती हैं। तो इस केस में सेक्शन 176 इन्वोक करा जाएगा, और उस इंसान से जिसने भी बिजनेस को या फिर प्रोफेशन को डिसकंटिन्यू करा है किसी भी साल के बीच में, जिस डेट पे डिसकंटिन्यू करा है उस डेट तक विद इन दैट प्रीवियस ईयर जितने भी प्रॉफिट्स कमा लिए होंगे, जितनी भी इनकम कमा ली होगी, उस पर टैक्स कलेक्ट करा जा सकता है विद इन द सेम प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। दीज आर दी ओनली 5 एक्सेप्शंस जो कि आपको लर्न करके जानी है। पहले लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड एनी ऑफ द थिंग्स जो भी किसी भी पार्ट में लिखी है इन दी इनकम टैक्स एक्ट। तो पहले मैंने आपको लॉजिक बताया, उसके बाद हमने डिस्कशन करी इस चीज़ की कि ये जो लॉजिक समझा इन सारी चीज़ों के पीछे, वो लॉजिक हमने समझा कैसे, कि कमज़ोरी क्या है, सरकार की इनसिक्योरिटीज़ क्या है, जिससे हमें लॉजिक समझ आया। वंस वी अंडरस्टैंड द लॉजिक, उसके बाद प्रोविजन पढ़ लीजिए, प्रोविजन को लर्न कर लीजिए। जैसे ये 7.5% के पीछे लॉजिक भी मैंने आपको समझाया कि ये 7.5% एक फ्लैट फिगर है, कोई भी लॉजिक के साथ निकाली गई चीज़ नहीं है। लॉजिक के साथ क्या होता है, आपको रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, तब वो इनकम निकल के आती है जिसपे इनकम टैक्स लेवी करा जाता है। लेकिन एक्सपेंसेस डिटर्मिन नहीं करे जा सकते विद इन दीज 3 डेज इटसेल्फ प्रीवियस ईयर के अंदर। तो इसलिए इस केस में क्या बोला गया था, सरकार ने एजम्पशन की बेसिस पे 7.5% मान लिया कि रेवेन्यू का 7.5% क्या होने वाला है, आपकी इनकम होने वाली है, यानी कि इम्प्लाइडली आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे, 92.5% मान के चल रहे हैं। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम हर केस में 7.5% ही बोलने वाले हैं, आपकी इनकम निकल के आएगी। तो लॉजिक समझ लिया, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। जैसे कि ये फ्लैट रेट क्या था, ये 7.5% आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके पीछे और कोई लॉजिक निकल के नहीं आता, बस इतना लॉजिक था कि फ्लैट रेट है, एक जेन्युइन रेट नहीं है जो कि इस हिसाब से एक्चुअली निकलना चाहिए था। उसके बाद आपको ये चीज़ें लर्न करनी है।
तो आई गेस दिस वाज इट। इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें बस दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें पूछ सकता है। काफ़ी अच्छे केसेस हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट बना सकता है। एट अ पोर्ट आउटसाइड इंडिया, जैसे ही एट अ पोर्ट आउटसाइड इंडिया लिखा हुआ आपको पेपर में मिल गया, सेक्शन 172 कभी भी नहीं लगने वाला। तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना है, एट अ पोर्ट इन इंडिया होना चाहिए। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन किन चीज़ों की होनी चाहिए, इनमें से किसी भी चीज़ों की होनी चाहिए, चार में से कोई भी चीज़। शिप किसी की भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन रेजिडेंट ने चलाई हो ये ट्रांसपोर्टेशन, नॉन रेजिडेंट ने करवाई हो। और नॉन रेजिडेंट कब पता चलता है हमें? साल दर साल देखना पड़ता है। यानी कि जिस भी साल में ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी, जिस भी साल में आपकी शिप आई थी इंडिया में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, उस साल में आपको देखना पड़ेगा कि जो भी इंसान शिप लेके आया था उस साल में उस इंसान का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या निकल के आता है। कैसे देखोगे? सेक्शन 6 से देखोगे। और सेक्शन 6 भी आपको बता रखा है, तो उस तरीके से रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाएगा। अगर वो एनआर निकल के आता है तो ही सेक्शन 172 लग सकता है, नहीं तो नहीं लग सकता। एक्ट को आपको उसी तरीके से इंटरप्रेट करना है, जो भी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं उनको समझ के। यानी कि ये कंडीशंस हैं, अगर लगेंगी तो ये सेक्शन लगेगा, नहीं तो सेक्शन नहीं लग सकता। नेक्स्ट चीज़, इस सेक्शन में यही चीज़ थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि एनआर होना चाहिए, इन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन हो और एक्सपोर्ट होना चाहिए। आगे कंडीशंस में 7.5% का रेट सबसे इंपॉर्टेंट है। किस पे लगाते हैं? फ्रेट पे लगाते हैं, चाहे फ्रेट इंडिया में पे करा गया हो चाहे बाहर पे करा गया हो। यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज करा जा सकता है बता के दोनों बाइफर्केशंस को एमसीक्यू में या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, कि इतना फ्रेट तो इंडिया में पे कर दिया, इतना इंडिया के बाहर पे करा गया था, बताओ कौन सा इंक्लूड होगा। आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगी, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए क्योंकि दोनों ही फ्रेट्स इंक्लूड हो जाते हैं। दूसरी चीज़, डिपार्चर के टाइम पे क्या बोला जा रहा है, फ्रेट जितना भी आपको मिल रहा है उसका 7.5% क्या मान लिया जाएगा? टैक्स नहीं। ये सबसे ज़्यादा गलती करी जाती है पेपर में, उसको आपको टैक्स नहीं मानना, उसको आपको इनकम मानना है। एंड फाइनली जितना भी टैक्स निकल के आएगा वो आपको बिफोर डिपार्चर ऑफ द शिप पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन में विच इज सेक्शन नंबर 174, इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, मे लीव इंडिया ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर और शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी। ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान को पता ही होना चाहिए, कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए कि ये इंसान साल के दौरान निकल रहा है तभी ये सेक्शन इन्वोक करा जा सकता है। नहीं, अगर उसको आशंका भी है, उसको कहीं ना कहीं सस्पेशन है ये इंसान निकल सकता है और इसकी कोई भी प्रेजेंट इंटेंशन नहीं है वापस आने की, तो उस केस में क्या होगा, ये सेक्शन लगाया जा सकता है। बोला जा सकता है कि जाने से पहले जितनी भी इनकम निकल के आ गई है विद इन द प्रीवियस ईयर उस पर टैक्स दो, तभी जाने देंगे। यहाँ पे भी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कि प्रेजेंट इंटेंशन होनी चाहिए, ये वाली चीज़ आपको चेक करनी है वापस आने की। एग्जामिनर क्या लिखेगा कि दिस पर्सन इज टेलिंग द असेसिंग ऑफिसर दैट ही माइट जस्ट कम आफ्टर 3 years और आफ्टर 4 years, लेकिन असेसिंग ऑफिसर उस चीज़ को नहीं मान रहा, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन। कैन सेक्शन 174 बी इन्वोक्ड और नॉट? इट कैन डेफिनेटली बी इन्वोक्ड। क्यों? हमें ये नहीं देखना कि कल को वापस आ सकता है नहीं आ सकता, हमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, स्पेकुलेशन नहीं करनी, हमें प्रेजेंटली देखना है कि प्रेजेंटली एओ को कोई भी चीज़ दिख रही है जो इंडिकेट कर रही हो कि ये इंसान वापस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान लेटेस्ट से एक 50 दिन की ट्रिप के लिए जा रहा है और उसने वीज़ा 50 दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का ही लगवाया है, तो इसमें आपको कभी भी ऐसी आशंका नहीं होगी कि ये इंसान वापस नहीं आएगा, 3 महीने का वीज़ा लगवाया। ऑन दी अदर हैंड, लेटेस्ट से कोई इंसान एजुकेशन के लिए जाता है 3 साल की एजुकेशन के लिए और 5 साल का वीज़ा लगवा लेता है, तो 5 साल का वीज़ा लगवाया है, हमें कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन हो सकती है कि जो भी बाहर पढ़ने जाते हैं इतने बड़े बड़े टाइम के लिए, तो वो बच्चे वापस नहीं आते हैं, क्योंकि बाहर एजुकेशन बहुत ज़्यादा खर्चा इन्वॉल्व कर लेती है। और एक बार आप इतना ज़्यादा खर्चा कर लें तो आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही कुछ ना कुछ कमा के, ज़्यादा अच्छे खासे पैसे कमा के उस एजुकेशन लोन को पे ऑफ करना चाहते हैं, और एक बार आप साइकिल में फंस जाते हैं तो इंडिया में वापस आना पॉसिबल हो नहीं पाता। तो इस केस में एओ क्या बोल सकता है, बिल्कुल बाहर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल का वीज़ा आपने लगा रखा है, वो भी एक्सटेंड हो सकता है आगे जाके। तो हमें क्या लग रहा है, आप इंडिया में वापस नहीं आने वाले। वो क्या कहेगा, 5 साल का वीज़ा है भाई साहब, मैं नहीं करवाऊंगा एक्सटेंड, कल को जाके इंडिया में वापस आऊँगा। लेकिन एओ क्या कहेगा, भाई साहब 5 साल तक वेट नहीं करने वाला मैं उस टैक्स के लिए, जो भी आपका अभी ड्यू है, टैक्स पे कर दो, उसके बाद बिल्कुल जाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन 5 साल तक आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल को आपने प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं दिया तो मैं 5 साल तक वेट करूँ कि 5 साल बाद आप वापस आओगे तब मैं आपको पकड़ूंगा। नहीं, अभी टैक्स दो अपना, उसके बाद जाओ। सेक्शन 174 इन्वोक बिल्कुल करा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 174A, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है जो कि आपको मार्क करना चाहिए और पेपर के लिए याद रखना चाहिए। अगेन, एप्रीहेंशन है कि किसी पर्टिकुलर पर्पस या फिर इवेंट के लिए बनाया गया था, कोई भी एओपी को या फिर कोई भी बीओआई को या फिर फाइनली कोई भी एजेपी को। इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ही बात हो रही है। आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल दिया जाएगा, इनके अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी बता दी जाएगी कि एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई थी, ये कहीं ना कहीं कंपनी बंद हो सकती है, ऐसी एप्रीहेंशन है किसको, एओ को। क्या सेक्शन 174A इन्वोक करा जा सकता है? नहीं, सेक्शन 174A इन्वोक नहीं करा जा सकता, क्योंकि इन 3 के रिस्पेक्ट में ही लगता है। इसमें और कुछ नहीं था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। सेक्शन 175 देखते हैं, पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स।
इसमें मैंने आपको चार्ज का एग्जांपल जो दिया था ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या आता है नॉर्मली कि कोई भी इंसान टैक्स लायबिलिटी अपने आप को पे ऑफ करने से अगर बचाना चाहेगा तो क्या करेगा, एसेट को बेच देगा ना। बेचने वाली चीज़ या फिर फेंकने वाली चीज़ कूड़े में, ये चीज़ तो दिमाग में आ जाती है, लेकिन चार्ज वाली चीज़ नॉर्मली दिमाग में नहीं आती। और चार्ज का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया, किसी भी इंसान ने क्या करा, लोन ले लिया अपनी एसेट के अगेंस्ट। तो जब आप लोन ले लेते हैं उसके बाद होता क्या है, किसी भी एसेट के अगेंस्ट अगर लोन लिया जाता है, आप हक दे देते हैं दूसरे इंसान को कि अगर मैं लोन को रीपे नहीं करूंगा, एसेट आपकी। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, आपने अभी की अभी एसेट किसी इंसान को नहीं दी, लेकिन उसको हक दे दिया कि अगर आपने लोन रीपे नहीं करा वो एसेट उस इंसान की हो जाएगी। सरकार क्या कह रही है, ये हक तुम किसी और इंसान को नहीं दे सकते। क्यों? कुछ ना कुछ टैक्स पेबल था हमारी साइड पे, जिसको यूटिलाइज करने के लिए, जिसको रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस एसेट को बेचना चाह रहे हैं। और इस एसेट को बेचना कब हमारे लिए पॉसिबल होगा, जब ये तुम्हारे नाम पे होगी। अगर तुमने बैंक के नाम पे ट्रांसफर कर दी तो फिर हम बेचेंगे कैसे? बैंक हमसे भिड़ने लग जाएगा कि एसेट हमारी है, हम बोलेंगे हमारी है, तो इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, आपको चार्ज क्रिएट करने ही नहीं देंगे। और हमें कभी भी भनक लग गई आप ये चार्ज क्रिएट करने वाले हैं, तो उस केस में आपको रोका जा सकता है। कहाँ पे? सेक्शन नंबर 175 के अंदर। और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब आते हैं सेक्शन नंबर 176 में। बेसिक सेक्शन है, क्या यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेक्शन 174A और सेक्शन 176 में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 174A में तीनों के बारे में बताया गया, AOP, BOI या फिर AJP, इन पे ही लग सकता है। लेकिन सेक्शन 176 इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया गया। ये इंडिविजुअल पे भी लग सकता है, कंपनी, AOP, BOI, AJP, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, अच्छा AJP तो हो ही गया था, लोकल अथॉरिटी, किसी पे भी लग सकता है ये। लेकिन मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, वो जो भी बिजनेस या प्रोफेशन कैरी आउट कर रही थी, कोई भी टाइप का पर्सन, वो डिसकंटिन्यू अगर हो रहा है साल के दौरान और AO अपने डिस्क्रेशन को यूज़ कर लेता है, यानी कि अपनी मर्जी को उसको आजमा लेता है और आजमा के बोलता क्या है, मुझे विद इन द प्रीवियस ईयर टैक्स चाहिए, तो उसके इसमें सेक्शन 176 लग जाएगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं बचा हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करने का, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब सीधा मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जो कि कम्युनिटी टैब में पोस्ट करे जाएंगे इसी पर्टिकुलर चैनल पे, अनअकैडमी CFI। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अभी मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जहाँ पे डेली बेसिस पे 2-2 MCQs आपको मिलने वाले हैं हमारे कम्युनिटी टैब में, और सिर्फ टैक्सेशन के नहीं, सारे ही सब्जेक्ट्स के मिलेंगे डेली बेसिस पे आपको 2 MCQs। तो उनको अटेम्प्ट करिए, अपने आप को टेस्ट करिए और कहीं ना कहीं इंप्रूव करते रहिए। और एक और चीज़, मैं बहुत जल्दी आपको टाइम टेबल भी शेयर कर दूंगा सारे ही टीचर्स का, कि कौन से टीचर्स कौन से सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे किस टाइम पे आपको मिलेंगे, ताकि कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं आने लग जाए और उस चीज़ को फॉलो करके आप अपनी नॉलेज को कहीं ना कहीं एनहांस कर पाएँ। आपको बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट मिल रहा है, काफ़ी सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा और काफ़ी सारा आपको अनअकैडमी की ऐप पे मिलेगा। आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होने वाली, बस आप पढ़ने वाले बनिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार जाने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।